नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं सितंबर 2026 सीपीसीटी एग्जाम के लिए ये सीरीज। इस सीरीज में आ गए हम आज 8 नंबर के वीडियो पे। आज हमारे पास में ये 8वें नंबर का वीडियो होने वाला है और इसके पहले के जो वीडियो है उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, और पुरानी सीरीज है जो कि आपको देखनी चाहिए अच्छी तैयारी के लिए, उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाके भी वहाँ पर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन की लिंक भी मिलती है और साथ में वेबसाइट की और अदर जितने भी हमारे पास इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिस्ट है, व्हाट्सअप चैनल की लिस्ट है, वहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो वहाँ जाके उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। हमारे पास में आज ये 8वें नंबर का वीडियो है और इसमें आज हमने कम क्वेश्चन लिए हैं लेकिन थोड़े से ये हार्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं तो इसका आंसर लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व वहां पर एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ये कोर्स के बारे में बता दूं, ये कोर्स का मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो फुल कोर्स है सितंबर के लिए, अब इसके एडमिशन नहीं है तो इसको आप नहीं लेना। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, ये एग्जाम तक के, वैसे भी एग्जाम तक के वैलिड है, ये भी एग्जाम तक के ही वैलिड होने वाला है। तो अब पढ़ने के लिए समय कम है इसलिए इस कोर्स के लिए मना कर रहे हैं। नया कोर्स हम जल्दी लॉन्च करेंगे नेक्स्ट वीक में अगले एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आप ले सकते हो। चलिए, आज का प्रश्न है आपके पास में, जैसा कल का प्रश्न था उसके आंसर दिए हैं, लगभग सभी लोगों ने आंसर उसके सही दिए हैं। आज का प्रश्न है, माउस का आविष्कार किसने किया था? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके आपको आंसर लगाने हैं, है ना। और कहाँ लगाने हैं? डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में जाइए और वहां जाके इसका ऑप्शन नंबर डाल सकते हो या पूरा आंसर लिखना चाहो तो पूरा आंसर भी आप लिख सकते हो। आज का पहला प्रश्न हमारे पास में, सीपीयू द्वारा अगली निष्पादित की जाने वाली अनुदेशक संहिता का पता सामान्यतः किस पंजी में सुरक्षित रहता है? एग्जाम की लैंग्वेज ऐसी ही रहती है तो प्रश्नों को समझना वहां पर कठिन हो जाता है। बोला, हालांकि जितने भी प्रश्न होते हैं इजी ही होते हैं, एक बार पढ़ लिया जाए दैट इजी हो जाएगा। यहाँ पर सीपीयू के लिए मैं पहले प्रश्न आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पर सीपीयू द्वारा अगली निष्पादित मतलब अगला एग्जीक्यूशन जो होगा या अगला एग्जीक्यूट जो होने वाला है, अगली कमांड का एग्जीक्यूशन जो होने वाला है, अगला क्या काम करने वाला है कंप्यूटर, उसकी बात हो रही है। तो सीपीयू द्वारा अगली निष्पादन की जाने वाली अनुदेशक संहिता, अनुदेशक संहिता मतलब नियमों का समूह, मतलब इंस्ट्रक्शंस। तो अगले जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका पता मतलब उसका एड्रेस सामान्यतः किस पंजी क्या होता है? पंजी का मतलब होता है रजिस्टर, है ना, मतलब किस रजिस्टर में सुरक्षित रहता है। तो प्रश्न आपके समझ में आया होगा कि सीपीयू के द्वारा अगली जो कमांड एग्जीक्यूट की जाने वाली है उसका एड्रेस किस रजिस्टर में रखा जाता है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। हमको बोल रहा है पहला अनुदेशक पंजी मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आपको बता दूं मैं क्या है ये, आईआर, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है, याद रखना। आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है ये? तो इस समय मतलब करेंट में जो भी कमांड होगी एग्जीक्यूट हो रही है उसको इसमें रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या है, अगली कमांड का है, इसलिए ये आंसर कैसा हो जाएगा? गलत। लेकिन करेंट में जो चल रही है उस कमांड को किस में रखेंगे? आईआर में रखेंगे। फिर हमारे पास स्मृति पंजी मतलब मेमोरी एड्रेस। तो ये तो हमारे को सीधे बोल रहा है क्या रखता है ये? मेमोरी का एड्रेस रखता है, जो डेटा होगा उसका एड्रेस कैरी करता है सिर्फ। तो ये आंसर नहीं होगा, हमको निर्देश रखने वाला चाहिए, तो ये नहीं होगा। फिर हमको बोल रहा है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर जो होता है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। इसमें अगली जो कमांड्स होगी जो वेटिंग रूम में रखी हुई है, वेटिंग रूम मतलब कि रैम में रखी है, वेटिंग रूम में रखी हुई है वहां से एग्जीक्यूट होने के लिए, है ना। तो वो जो कमांड्स होगी जो कि हमारे पास में अभी जो कमांड चल रही है वो कहाँ पर? इंस्ट्रक्शन साइकिल में है। इसके बाद जो कमांड आने वाली है वो कहाँ पर है? वो हमारे पास में है पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर में है। ठीक, इतना याद रहेगा, याद रखना, है ना। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन यहाँ पे मत रखना। यहाँ पे एक्यूमुलेटर हमारे पास में है। तो एक्यूमुलेटर मतलब कि इसमें हमारे रिजल्ट्स होते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनके जो रिजल्ट या आउटपुट मिलते हैं वो कहाँ पर होते हैं? एक्यूमुलेटर में होते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखना, अभी जो कमांड चल रहा है एग्जीक्यूट हो रहा है वो यहाँ पे रहेगा और आगे जो आने वाला है वो कहाँ रहेगा? प्रोग्राम काउंटर में, लिस्ट के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा पंजी मैंने बता दिया है आपको क्या होता है? रजिस्टर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पंजी सीपीयू द्वारा वर्तमान में व्याख्यातित अथवा निष्पादित की जा रहे अनुदेशों को धारण करता है? तो ये तो मैंने अभी आंसर बताया है। प्रश्न ये बोल रहा है कि सीपीयू द्वारा
वर्तमान में मतलब अभी जिन कमांडों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, निर्देशों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो अभी अभी कहाँ पर होगी। तो इसके पहले के प्रश्न मैंने बताया आपको, क्या बताया है, वो बताया मैंने आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल। कहाँ पे रहने वाला है वो, इंस्ट्रक्शन साइकिल में रहने वाला है। प्रोग्राम काउंटर मतलब अगले जो निर्देश आने वाले हैं वो यहाँ पर है। मेमोरी डेटा रजिस्टर, इसमें डेटा रखा जाएगा मेमोरी वाला, है ना। एड्रेस अगर होता तो सिर्फ एड्रेस रखता, लेकिन इस पर डेटा रखा हुआ है। इंडेक्स रजिस्टर, ये इंडेक्सिंग वगैरह तैयार करनी हो तो उसका डेटा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं या रख सकते हैं। तो फिलहाल याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारे पास में होगा, क्या होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मतलब अभी जो कमांड एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनकी बात है। निम्न में से किस स्मृति मतलब क्या होता है, मेमोरी को विद्युत विधि से मिटाया जा सकता है तथा सामान्यतः बाइट स्तर पर पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग मेमोरी दी गई है। इन मेमोरी में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिनको विद्युत मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम लोग इरेज कर सकते हैं और बाइट लेवल पर रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हम सारी की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में क्या पीरोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम केवल एक बार यूज कर सकते हैं और उसके बाद क्या करना है, हमको उसको फेंक देना है। एक बार यूज किया फिर फेंक देना, मतलब यूज एंड थ्रो वाली फॉर्मेट पे वो आती है बच्चों के खिलौने में जो लगता है, तो ये तो नहीं होगा। फिर हमारे पास ईपीरोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको इरेज किया जा सकता है लेकिन हमको मैन्युफैक्चरर के पास भेजना पड़ेगा इसको, और इसको इरेज करने के लिए हमको अल्ट्रा वायलेट रेज लगती है। अल्ट्रा वायलेट रेज लगेगी, उसके द्वारा हम इसको इरेज कर सकते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, विद्युत विधि से, तो इलेक्ट्रिक विधि से हम किसको कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली और बाइट लेवल पे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ये भी याद रखना। इन दोनों में एक कॉमन बात यह होती है कि इन दोनों को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी जो दोनों से अलग होती है वो ये कि इसको फिर से प्रोग्राम करने के लिए मैन्युफैक्चरर के पास भेजना पड़ता है, वो प्रोग्राम करके हमको वापस भेजेगा, जबकि इसको हम जगह पे जहां पे लगा हुआ है बोर्ड में वहीं पर हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए याद रखिएगा। फ्लैश मेमोरी की डेफिनेशन बोलती है ऐसी मेमोरी इसमें कोई मूवेबल भाग नहीं हो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक में आता है। जब मुख्य स्मृति अपर्याप्त हो, मुख्य स्मृति मतलब मेन स्मृति मतलब मैंने बताया आपको मेमोरी, जब मेन मेमोरी कैसी हो, अपर्याप्त मतलब कम हो, छोटी हो, तो तब ऑपरेशन सिस्टम द्वारा सेकेंडरी स्टोरेज के एक भाग को रैम में विस्तार समान उपयोग करना क्या कहलाता है। प्रश्न की भाषा हिंदी की है और जैसे एग्जाम में आती है वैसी है, तो आप लोग खुद भी इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और सोचने का प्रयास करेंगे कैसे, हालांकि मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं पर आप खुद से भी प्रयास करिएगा। जब मुख्य मेमोरी कैसी हो आपकी, अपर्याप्त हो, कम होगी, तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सेकेंडरी स्टोरेज के कुछ भाग को ऐसा रैम में बदल देता है। तो वो क्या कहलाती है, वो जो मेमोरी बनती है वो क्या कहलाती है। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, इसका निर्माण करवाता है वर्चुअल मेमोरी का। और स्टोरेज डिवाइस मतलब कि हमारे पास क्या लगी होगी कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क लगी होगी या एसएसडी लगी होगी। तो हार्ड डिस्क या एसएसडी में से जो भी आपके पास लगी हो उसी के कुछ भाग को एज अ रैम में परिवर्तित करता है, और वो जो मेमोरी हमारे पास बनती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वर्चुअल मेमोरी। ठीक, इसको याद रखिएगा एग्जाम के लिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम कैश मेमोरी, कैश मैपिंग की हो रही है, मेमोरी की बात नहीं कर रहा है, मेमोरी इनेक्टिव ये भी नहीं, मेमोरी मैरी ये भी नहीं है, सीधे सीधे क्या बचती है हमारे पास में, वर्चुअल मेमोरी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 8 बिट बाइनरी संख्या का 2 कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा। हमारे सीपीसीटी एग्जाम में अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो इससे इजी प्रश्न बाइनरी सिस्टम में हो ही नहीं सकता, इतना इजी प्रश्न है ये। दिखने में थोड़ा सा हार्ड लगता है कि यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है उसने, बाइनरी कोड पहले से निकाल कर दे दिए 8 बिट के, तो थोड़ा सा हार्ड दिखता है, पर ये बहुत ज़्यादा ईजी है। एक्चुअली ये जो हम लोग यूज़ करते हैं, जब हमको संख्या दी जाती है, जैसे यहाँ पर मान लो माइनस हमको 15 दे दिया, इसका ऑक्टेल और 2 कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तब थोड़ा सा लेंदी होगा कि पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे पहुंचेंगे, इसके बाद फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे। इसको अगले वीडियो में हम कवर कर देंगे। अभी देखिए कि 8 बिट दिया है उसने, ऐसा का ऐसा सॉल्व करके दे दिया हमको भाग दे के। अब हमको 2 कॉम्प्लीमेंट में बदलना है, तो जब भी इसको 2 कॉम्प्लीमेंट में हमको बदलना रहता है, हम 2 रूल याद रखेंगे आप।
पहला रूल क्या है, अभी रुको पहले मैं इसको लिख देता हूं जैसा कैसा, जैसा यहाँ लिखा हुआ है 0 0 1 0 1 1 0 1, ऐसा कैसा लिखा हुआ है, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। अब मैं लगाऊंगा पहला रूल। पहला रूल ये बोलता है कि यहाँ पे जितनी भी संख्या दी है, जैसे 1 है तो 1 की जगह हम कर देंगे 0, 0 है तो 0 की जगह हम कर देंगे 1। पहला अप्लाई करें, यहाँ पे 1 है, 1 की जगह हमने कर दिया 0, ये 0 की जगह 1, इस 1 की जगह 0, इस 1 की जगह 0, ये 0 था 1, 1 की जगह 0, और ये दोनों 1 0 0 है तो हमने कर दिया 1 1। इतना हो गया। अब ये हो गया हमारा पहला रूल। अब सेकंड रूल जो हम अप्लाई करेंगे, जब ऐसा आपने कर लिया, उसको बदल लिया आपस में, तब आपको करना है, उसमें क्या करना है, +1 करना है। ठीक है, तो +1 करने का आप वहां पे याद रखना, मैं करता हूं इसमें +1 कर देना है, बस जोड़ देना है। क्या आएगा, कुछ अंतर होने ही वाला नहीं, 0 और 1 जब ये आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 जैसा का वैसा, बाकी सारी संख्या कैसी हो गई आपकी, जैसी की वैसी हो जाएगी। ठीक है, 0 जोड़ना है तो यहाँ पे 1 जाएगा तो 1 का 1 आ जाएगा। हो गया, गुना नहीं कर रहे, सिर्फ जोड़ रहे हैं ना, गुना करते तो 0 होता। इतना हो गया। अब ये हमारा क्या आ गया, सीधे आंसर आ गया। देखिए कहां पर रखा हुआ है, 1 1 0 1 0 0 1 1। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यही वाला होगा, हाँ यही वाला है। तो ऐसे सॉल्व कर लेना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक कंडीशन थोड़ी सी आती है कि हमने ऐसा सॉल्व तो कर लिया, लेकिन अगर मान लो यहां पर दिया जाए, क्या दिया जाए कि 1 की जगह, जैसे मान लो या लास्ट में अभी ये था, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, प्रश्न का नहीं है, ऐसे मान लो इस तरीके से रहता हो 0 0 1 0 1 0 1, और यहां पे कर देता हूं मैं 1 कर देता हूं, रुको मैंने कर दिया 1 कर दिया। कन्वर्ट होने के बाद अगर इस तरीके से वो रहता है ना, तब हम क्या करते, कन्वर्ट होने के बाद अगर इस तरीके से रहता, सामने 1 1 कर देता हूं, कन्वर्ट होने के बाद अगर ऐसा रहता तब हम क्या करते, +1 हमको करना ही था। तो वहां पर जब हम +1 करते तो याद रखना कि आपने पहले ऐसा था, ऐसा कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद लास्ट में क्या आ रहा, 1 आ रहा है। तब अगर हमने 1 यहां पर किया, प्लस करना है हमको 1, तो रूल बोलेगा 1 और 1 जब आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 1 और 1 आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। फिर ये 1 यहाँ पे कैरी आया, ये 1 और 1 क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, फिर से 0, और ये 1 जाएगा यहाँ पे, 0 और 1 जहां मिलेगा वहां पे 1 आ जाएगा। बाकी जो संख्या है आपकी वो जैसी की वैसी आ जाएगी। बस इतना सा याद रखना। ये वाला थोड़ा सा दिक्कत में देगा आपको, बाकी यहाँ तक के तो ये इजी है। तो फिलहाल इस प्रश्न के लिए, इसको हम बाद में किसी प्रश्न में समझ लेंगे अलग से। यहाँ पे याद रखना कि जब भी ऐसी संख्या आती है तो पहले उसको आप बदल लेंगे, 0 की जगह पे 1 कर लेंगे, +1 आपको करना है, आपका आंसर सीधे सीधे आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए। बड़ी मात्रा में डेटा को इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेन मेमोरी के बीच सीपीयू के निरंतर हस्तक्षेप के बिना स्थानांतरित करने वाली तकनीक कौन सी होती है। एग्जाम की हिंदी बड़ी जबरदस्त रहती है भैया। चलिए प्रश्न को डिस्क्राइब करते हैं, फिर ऑप्शन पे चलते हैं। हमको बोल रहा है कि बड़ी मात्रा में डेटा आपका ज्यादा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेन मेमोरी के बीच, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो हमने लगाई हुई है और मेन मेमोरी मतलब रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेन मेमोरी के बीच सीपीयू के निरंतर हस्तक्षेप, मतलब सीपीयू जो है उसमें हस्तक्षेप बराबर करने के बिना, मतलब सीपीयू के हस्तक्षेप के बिना स्थानांतरित करने वाली तकनीक। तो यहां पर याद रखना आप कि हमारे पास में इस तरीके से जब भी प्रश्न आता है, अगर हिंदी में नहीं समझ में आया तो उसको तुरंत इंग्लिश करिए और इंग्लिश में समझिए, फिर इसका आंसर लगाइए। हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है इंटरप्ट पुलिंग, हमको बोल रहा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, हमको बोल रहा है प्रोग्रामिंग इनपुट आउटपुट, और कैश के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर प्रश्न को हम ध्यान से पढ़े तो ये क्या बोल रहा है कि डाटा आपका बड़ी मात्रा में इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेन मेमोरी के बीच सीपीयू के निरंतर हस्तक्षेप के बिना, मतलब सीपीयू का हस्तक्षेप आप नहीं चाहते, है ना। आपको क्या करना है, उसको सीधे भेज देना है, भाई किसी और का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। मतलब क्या होने वाली है, डायरेक्ट डीलिंग होने वाली है, सीधे सीधे। तो वहां पर हम लोग जो यूज करते हैं, वो जो तकनीक हमारे पास में होती है वो होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। कौन सी होने वाली है, वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होने वाली है, याद रखना।
ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, सीधे सीधे आंसर लगाना। जब भी जो डेटा होगा आपका मेन मेमोरी के बीच सीपीयू के निरंतर हस्तक्षेप के बिना स्थानांतरित किया जा सकता है, वो जो तकनीक हमारे पास में होगी वो कौन सी होगी? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसका एग्जाम में पूछता भी डीएमए का फुल फॉर्म, तो बता दीजिए उसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था डेडलॉक के घटित होने की अनिवार्य कन्फर्म्ड कंडीशन है? आज के प्रश्न हार्ड है, मैं पहले बता रहा हूँ, उनको ध्यान से तैयार करना। और आज के क्वेश्चन में आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, मेरे एक्सप्लेन करने के पहले। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था डेडलॉक के घटित होने के लिए अनिवार्य है? अगर हम बात करें डेडलॉक क्या होता है, तो डेडलॉक क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास कंप्यूटर है ना, किसी प्रोसेस, दो प्रोसेस होगी, वो आपस में रास्ता देखिए एक दूसरे के पूरा होने के लिए, और एक भी पूरी नहीं होगी, उससे में कंप्यूटर डेडलॉक की अवस्था में फंस जाएगा, मतलब कंप्यूटर काम नहीं करने वाला है ना। दो प्रोसेस चल रही है, एक दूसरे की रास्ता देख रही, काम ही नहीं हो रहा है, तो वो होता है हमारे पास में डेडलॉक। तो अगर हमारे पास में डेडलॉक, हमारा कंप्यूटर को हम रिस्टार्ट ही करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था डेडलॉक के घटित होने के लिए अनिवार्य नहीं है ना, मतलब उसके लिए अनिवार्य नहीं होती है, वो वाली हमको बतानी है। हमारे पास में है म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, होल्ड एंड वेट और सर्कुलर वेट और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो कौन सी कंडीशन होती है अगर उसकी हम बात करें, तो म्यूचुअल एग्जीक्यूशन ये हमारे पास एक्सक्लूशन ये हमारे पास में होता है, होल्ड एंड वेट ये भी करेगा वो, सर्कुलर वेट ये भी करेगा। कौन सा नहीं करेगा, तो वो हमारे पास में है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है ये नहीं करता है। तो ये वाला ऑप्शन कैसा है, इसमें नहीं होने वाला है, याद रखना, ठीक है। और डेडलॉक से बचना चाहिए हमारे सिस्टम को। प्रिंटर जैसे धीमे पेरिफेरल के लिए जॉब को डिस्क पर अस्थायी कतार में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये पहले भी हम लोगों ने बात करी हुई है कि हम जब भी कंप्यूटर से प्रिंट देते हैं प्रिंटर के लिए, तो पेज अगर हम ज़्यादा पेज दिए तो धीरे धीरे वहाँ पे जाएंगे, एक सीक्वेंस में जाएंगे, जब उसकी रैम में पहुँच जाएगा उसके बाद फिर वो प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वही प्रश्न हमसे पूछ रहा है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ऐसा कैसा कि ये जो प्रोसीजर हो रही है कि हमारे पास कंप्यूटर से जो डेटा होगा, फाइलें होगी, पेजेस होंगे, वो प्रिंटर पर जा रहे हैं एक सीक्वेंस में या कतार में, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हमको बोल रहा है बफरिंग, स्पूलिंग, कैशिंग और स्वैपिंग। तो हमारे पास में बफरिंग भी हमको पता है, स्पूलिंग भी पता है, कैशिंग भी पता है और स्वैपिंग भी पता है। हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारे पास में क्या है, वो है स्पूलिंग। क्या होने वाला है? स्पूलिंग होने वाला है। बफरिंग हमारे पास में, आपने बफरिंग होते देखा होगा किसी वीडियो को, उसकी बात हो रही है। कैशिंग की हम बात करें तो कैश मेमोरी में डेटा जो स्टोर हो रहा है उसकी हम बात चल रही है। स्वैपिंग में जो हम स्वैप कर देते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक। तो याद रखिएगा, स्पूलिंग में क्या होता है, डेटा खींच के वहां ले जाया जाता है, ये याद रखिएगा प्रिंटर पे। और प्रिंटर में रैम होती है, वो भी याद रखिएगा। यूजर लेवल प्रोग्राम द्वारा कर्नेल से सुरक्षित सेवा मांगने के लिए प्रयुक्त नियंत्रण प्रवेश माध्यम क्या कहलाता है? यूजर लेवल प्रोग्राम पे, मतलब हम जहां पर काम करते हैं, हम लोग सामान्य यूजर है, तो यूजर लेवल प्रोग्राम द्वारा कर्नेल से, कर्नेल क्या होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग या उसका कोर कर्नेल कहलाता है। कर्नेल से सुरक्षित सेवा मांगने के लिए प्रयुक्त नियंत्रित प्रवेश माध्यम क्या कहलाता है? हमको बोल रहे हैं सिस्टम सेल, बूट रिकॉर्ड, डिवाइस केस और मैक्रो इंस्ट्रक्शन। मैक्रो इंस्ट्रक्शन मतलब जो रिकॉर्ड करने के निर्देश है वो तो नहीं होंगे। डिवाइस कैश की अगर बात करें तो डिवाइस कैश भी इसका आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि डिवाइस कैश की अगर कैश मेमोरी की बात करें सिर्फ सीपीयू के पास में, हमारी बात तो कर्नेल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की हो रही है। बूट रिकॉर्ड की अगर बात करें तो सिस्टम को बूट संबंधी निर्देश हमारे पास यहाँ पर होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे पास में यूजर लेवल पर, मैं जहाँ कंप्यूटर हम काम कर रहे हैं वहां से सीधे हमको कर्नेल से बात करनी है, तो वाया सेल ही जाएगी, है ना, कर्नेल से बात करनी है। तो क्या यूज करेंगे हम लोग? सिस्टम सेल यूज करते हैं, याद रखना। सिस्टम सेल इसका राइट आंसर होगा। पहले जो भी हम कंप्यूटर कमांड देंगे सिस्टम सेल पे जाएगा, उसके बाद कहा जाएगा वो कर्नेल पे जाएगा, ये भी याद रखिएगा। एक ही प्रोसेस के अंतर्गत स्थित थ्रेड्स सामान्यतः निम्न में से किसे साझा करते हैं? थ्रेड्स मैंने आपको बताया था कि एक कोई प्रोग्राम है, उसमें छोटे छोटे हिस्सों पर काम हो रहा है, किसी प्रोग्राम में छोटे छोटे स्तरों पर जो काम हो रहा है वो कहलाती है थ्रेडिंग,
अलग अलग स्तर पे, है ना। तो एक कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसी एक प्रोग्राम में छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते रहते हैं या उन पे काम चलते रहता है, उनकी बात हो रही है। अब इसके अंतर्गत थ्रेड सामान्यतः निम्न में से किससे साझा करेगा? हमको बोल रहा है केवल प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर मतलब जहां लिस्ट बनी है पुराने वालों की जो अगले आने वाले हैं। एड्रेस और स्पेस कोड, प्रत्येक थ्रेड का स्टैक और प्रत्येक थ्रेड का सीपीयू रजिस्टर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रोसेस के अंतर्गत थ्रेड सामान्यतः निम्न में से किससे साझा करती है? तो भैया वो साझा करती है किसको? एड्रेस को। एड्रेस स्पेस और जो कोड हमारे पास में होने वाले हैं उसको साझा करती है, ये आपको याद रखना है बस। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जर्नल और ईएफएस जैसी सुविधा किस फाइल सिस्टम में से संबंधित है? देखिए हमारे पास में चाहे विंडोज की बात करें, है ना, या अदर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, उन लोगों का जो फाइल सिस्टम होता है, ये वाले सारे काम कि एड्रेस कंट्रोल लिस्ट बनाना है आपको, जर्नलिंग और ईएफएस जैसी जितनी भी सुविधाएं होती है हमारे पास में, सब कहाँ पे आती है? फाइल सिस्टम से संबंधित ही होती है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फाइल सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को कंप्यूटर में वो फाइल फोल्डर बनाने की, उनको मैनिपुलेट करने की, अरेंज करने की, व्यवस्थित करने की सुविधा देता है। तो हमसे पूछ रहा है वो विंडोज में हमारे पास में है FAT16, FAT32, NTFS और EXFAT। तो अगर हम बात करें विंडोज में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की अगर हम बात कर ले और ईएफएस की अगर हम बात कर ले, तो ये हमको मिलती है फाइल सिस्टम। कौन से फाइल सिस्टम मिलता है हमको? ये मिलता है हमको NTFS। NTFS का फुल फॉर्म याद रखना, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। वही हमारे पास FAT32 है जो पुराने वाले वर्जन यूज करते थे। FAT16 अगर इसकी बात करें, ये जो FAT है हमारे पास में सिर्फ FAT की बात कर रहे हैं, FAT। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल, जो पुराने वर्जन्स में यूज किया जाता था। अभी हमारे पास में क्या है? NTFS रहता है, इसको याद रखना। और एग्जीक्यूटेबल फैक्ट्स, इसको भी याद रखेंगे। विंडोज में टास्क मैनेजर को सीधे खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? टास्क मैनेजर को हमको ओपन करना है। टास्क मैनेजर बेसिकली क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बैक में भी चल रहे हैं, सामने की तरफ आप जो चला रहे हो तो चल ही रहे हैं, तो हमको उनको देखना है। या कोई प्रोसेस पीछे चल रही है, यहाँ से क्लोज ही नहीं हो रही है, तो आप वहाँ पे टास्क मैनेजर में जाके उसको क्लोज कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर हम लोग कमांड यूज करते हैं कंट्रोल आल्ट और डिलीट, लेकिन इस कमांड से डायरेक्ट हमारा टास्क मैनेजर ओपन नहीं होता है। कंट्रोल आल्ट डिलीट से डायरेक्ट टास्क मैनेजर ओपन होगा क्या? नहीं होगा, याद रखना। पुराने वर्जन में होता था पर नए वर्जन में हमारे पास में नहीं होता है। हमारे पास में है कंट्रोल आल्ट डिलीट, तो ये मैंने आपको बताया कि इससे डायरेक्ट ओपन नहीं होगा। इससे हम ओपन करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें टास्क मैनेजर रहने वाला है। ये तो हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। हमको क्या बोल रहा है? सीधे, मतलब डायरेक्ट ओपन करने की बात वो कर रहा है। हमारे पास में कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट शिफ्ट एस्केप और विंडो आल्ट और डिलीट। तो जो राइट की हमारे पास में होने वाली है टास्क मैनेजर को डायरेक्ट ओपन करने के लिए, वो होने वाली है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। इसको याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। टास्क मैनेजर से हम किसी प्रोग्राम को जो बंद नहीं हो रहा है उसको किल भी कर सकते हैं। किल मतलब डिलीट कर, मतलब उसको क्लोज कर सकते हैं, फोर्सफुली क्लोज कर सकते हैं, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विंडोज का एब्सोल्यूट पाथ है? एब्सोल्यूट पाथ मतलब कि एक्चुअल करेक्ट वाला जो पाथ कौन सा है? तो यहाँ पर हमको अलग अलग एड्रेसेस दी है विंडोज में किसी फाइल की लोकेशन के, तो हमको उसको पहचानना है कि कौन सा इसमें से सही वाला है। हम अगर बात करें, हमारे कंप्यूटर में एक ड्राइव होता है इस तरीके से, CDEF इस तरीके से होते हैं, जितने बनाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रूट। क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे, DIR, रूट डायरेक्टली कहा डॉस में, है ना, या रूट फोल्डर बोलते हैं हम लोग विंडोज में। तो ये क्या है? रूट हो गया आपका, या हम ड्राइव भी बोल देते हैं। इसके बाद में हमारे पास पे यहाँ पर क्या आता है? फोल्डर आता है। मान लो मैं लिख देता हूं, सॉन्ग लिख देता हूं, सॉन्ग का हमारे पास फोल्डर है। तो क्या हो गया? हमारे पास में फोल्डर हो गया। अब इस फोल्डर के अंदर हमारे पास में क्या होता है? एक और फोल्डर होगा। मतलब फोल्डर के अंदर हमारे पास में क्या होगा? अगर फोल्डर होता है तो वो क्या कहलाएगा? तो हमने डॉट लगाया और हम फोल्डर के अंदर, फोल्डर क्या हमारे पास है? मान लो हमने लिख दिया मूवी, स्लैश लगाता हूं। फोल्डर के अंदर का फोल्डर क्या कहलाएगा? हमारे पास में मूवी कहलाएगा, ये याद रखना।
अब इस मूवी के अंदर हमारे पास में क्या होगा, ट्रैक, रुको ये वाला मूवी के अंदर हमारे पास में क्या होगा, ट्रैक। ये क्या हो गया, सॉन्ग हो गया, मैं पर ट्रैक 0 कर देता हूँ या 1 कर देता हूँ, ये हो गई फाइल हमारे पास में। तो क्या होता है, हमारे पास में एक रूट डायरेक्टरी होती है, या हमारे पास रूट फोल्डर होगा, फिर हमारे पास फोल्डर होगा, सब फोल्डर होगा, उसके अंदर हमको फाइल मिलेगी। इस तरीके से किसी भी फाइल का पूरा पूरा जो एड्रेस होता है वो कहलाता है, उसका पाथ कहलाएगा, कहाँ पे, सिस्टम में, कंप्यूटर में। और यही एड्रेस अगर पूरा पूरा एड्रेस वेब पर अगर रहता है तो वो कहलाता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंटरनेट पे किसी फाइल का। तो अब हम बात करें, इस तरीके से हमको दिया हुआ है डॉट डॉट स्लैश करके, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमको ये दिया है, हमको सीधे फाइल का नाम दिया है, कहाँ पे रखी हुई हमको पता है क्या, ये पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि सी ड्राइव आपके पास में कोर्स का एक फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर आपके पास सीपीसीटी का बना हुआ है, और सीपीसीटी डॉट docx आपके पास है, मतलब MS वर्ड की फाइल है। तो ये हमारे पास में क्या है, ये पूरा का पूरा हमारे पास में पाथ यहाँ पर है, जबकि इसमें किसकी कमी है, इसमें रूट डायरेक्टरी की कमी है। ठीक, याद रखना है। किस क्लाउड सर्विस मॉडल में उपयोगकर्ता सीधे प्रोवाइडर द्वारा उपलब्ध एप्लीकेशन चलाता है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म का प्रबंधन प्रोवाइडर करता है। हाँ जी, देखिए हमारे पास में है कि किस क्लाउड, आजकल क्लाउड सर्विसेज चल रही है, जैसे अभी आप जो देख रहे हो वीडियो यूट्यूब पर होगा तो यूट्यूब के क्लाउड से चल रहा है, हम एप्लीकेशन में पढ़ाते तो एप्लीकेशन वालों के क्लाउड पर चलता है। तो किस क्लाउड सर्विस मॉडल में उपयोगकर्ता सीधे प्रोवाइडर द्वारा उपलब्ध एप्लीकेशन चलाता है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म का प्रबंधन जो प्रोवाइडर रहता है वही करता है। हमारे पास में यहाँ पर है IaaS, ये क्या लिखा हुआ है, IaaS। इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है। हमारे पास में है PaaS, इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये सब क्लाउड के लिए है, याद रखना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और ये हमारे पास में हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। फिर हमारे पास में है SaaS, ये हमारे पास में होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और फिर हमारे पास में DaaS है, तो इसका यूज हम लोग नहीं करते। हमारे पास में बोल रहा है वो क्लाउड सर्विस मॉडल उपयोगकर्ता सीधे प्रोवाइडर द्वारा उपलब्ध, क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, मोबाइल में हम एप्लीकेशन बोलते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन इन द मीन्स क्या हुआ, सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो कौन कर रहा है, प्रोवाइडर ही देख रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, हमसे एप्लीकेशन के लिए पूछ रहा है, तो क्या जाएगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट के केवल कुछ पृष्ठों को लैंडस्केप तथा शेष को पोर्ट्रेट रखने के लिए क्या आवश्यक है। हाँ ठीक है, हमारे को डॉक्यूमेंट में कुछ पेज को हमको क्या करना है भैया, लैंडस्केप रखना है, मतलब चौड़े पेजेस में रखना है, और कुछ पेजेस को पोर्ट्रेट मतलब ऐसे लंबे पेज में रखना है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पोर्ट्रेट ही होता है, लैंडस्केप हमारे जरूरत के हिसाब से करते हैं। तो कुछ को आपको लैंडस्केप करना है, कुछ को आपको पोर्ट्रेट करना है, तो हमको क्या पहले करना चाहिए, किसकी आवश्यकता हमको होने वाली है ना। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं। हमको पेज ब्रेक करना होगा, सेक्शन ब्रेक करना होगा, कॉलम ब्रेक करना होगा, लाइन ब्रेक करना होगा। पेज ब्रेक करने पे नया पेज ही जुड़ता है। अगर हम लाइन ब्रेक की करें तो लाइन सीधे ब्रेक हो रही है, हम एंटर करेंगे, ये शिफ्ट के साथ करेंगे। कॉलम ब्रेक, कॉलम से अगर ब्रेक कर रहे हैं हमको, अलग अलग जगह पे यहाँ पे सेक्शन ब्रेक भी है ना। सेक्शन ब्रेक क्या होता है कि जब पैराग्राफ है उनके सेक्शंस अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ऐसे कुछ पेज लैंडस्केप कुछ पोर्ट्रेट में अगर करने हैं, तो सबसे जरूरी जो थिंग यहाँ पर होने वाली है वो ये होगी कि हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन ब्रेक लगा देंगे। सेक्शन ब्रेक कहने का मतलब कि जितने पेज हमारे पास लैंडस्केप में आने वाले हैं उनको हम अलग कर देंगे, और जितने पोर्ट्रेट मोड में आने वाले हैं उनको अलग कर देंगे, ताकि हमारे पास में जो पोर्ट्रेट मोड का डाटा होगा वो लैंडस्केप पेज पर ना जाए, अच्छा नहीं दिखेगा, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक्शन ब्रेक करेंगे, इसको याद रखिएगा। पूरे डॉक्यूमेंट में हेडिंग का स्वरूप एक साथ और सुसंगत रूप से बदलने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सुविधा कौन सी है।
पूरे डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स बदलनी है आपको एक साथ, है ना। स्वरूप एक साथ और सुसंगत, मतलब एक साथ सारी हेडिंग्स बदल जाए और अच्छी दिखे, सुसंगत दिखे, व्यवस्थित दिखे। तो आप कौन सी सुविधा का उपयोग करने वाले हो? हमको बोल रहा है फॉर्मेट पेंटर का, स्टाइल का, फाइंड रिप्लेस का और ऑटो करेक्ट का। ऑटो करेक्ट का ऑप्शन हमको कहाँ मिलता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर में मिलता है। फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन से हम क्या करते हैं? किसी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में ढूंढ सकते हैं और उसको बदल सकते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट से या वर्ड से। स्टाइल और फॉर्मेट पेंटर हमारे पास में, फॉर्मेट पेंटर से हम क्या कर सकते हैं? पहले से कोई डिजाइन आपके पास टेक्स्ट होगा तो उसका फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं और उसको फिर किसी दूसरे टेक्स्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V होती है, ये भी याद रखेंगे। हमारे पास में हेडिंग्स के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जब भी हेडिंग की बात करेगा स्टाइल ही उसका राइट आंसर आएगा। चाहे वो हेडिंग 1 की बात करें, हेडिंग 2 की बात करें, टाइटल की बात करें, सब टाइटल की बात कर ले, हमारे पास जो आंसर लगने वाला है उसका क्या लगेगा? स्टाइल लगेगा। एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, MS वर्ड 2019 या 365 किसी की भी बात कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे प्रश्न को। हमसे पूछेगा कि MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट रूप से जो स्टाइल होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे बाय डिफॉल्ट रूप से जो स्टाइल हमारे पेज का होता है वो होता है नॉर्मल। कौन सा होगा? वो नॉर्मल होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए एक्सेल रेफरेंस $A1 में कौन सा भाग एब्सोल्यूट और कौन सा रिलेटिव है? एक्सेल में अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 तरह के हमारे पास में सेल रेफरेंसेस होते हैं। एक तो यहाँ पे बता ही रहा है कौन सा, एक एब्सोल्यूट बता दिया उसने, एक रिलेटिव। एक एब्सोल्यूट हो गया, एक रिलेटिव हो गया। एक हमारे पास में होता है मिक्स। एक कौन सा होता है? मिक्स होता है। तो फिलहाल हमारे पास ये जो एग्जांपल दिया है ये किसका है? ये मिक्स का है। अगर हम प्योर एब्सोल्यूट की बात करते तो एड्रेस क्या लिखा था? $A $1। इसमें हमारे पास में कॉलम और रो दोनों क्या हो जाते? दोनों एब्सोल्यूट हो जाते, मतलब दोनों लॉक हो जाते। अभी यहां पर मिक्स वाला हमारे पास में है जिसमें लगा है $A और 1 वैसे ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो कॉलम हमारे पास में है ये एब्सोल्यूट है, मतलब ये फिक्स है, जबकि रो हर बार कॉपी पेस्ट करने पर बदल सकती है। तो रो कैसी है? यहाँ पर रिलेटिव है और हमारे पास जो कॉलम है, जो A हमने बनाया कॉलम है, ये कैसा है? ये एब्सोल्यूट है। तो मिक्स भी हो गया हमारे पास में। और नॉर्मल जो सेल रेफरेंस होता है कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिख देंगे A1। तो ये क्या आपके पास में? ये रिलेटिव है। ठीक, तो रिलेटिव याद रखना, उसमें डॉलर का साइन नहीं होगा। एब्सोल्यूट अगर बनाना होगा तो हम डॉलर का साइन यूज करते, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे क्या लॉक है आपका? कॉलम। तो कॉलम कैसा है आपका? एब्सोल्यूट। और रो कैसी है आपकी? रिलेटिव। तो कॉलम एब्सोल्यूट और रो रिलेटिव, ये है। कॉलम एब्सोल्यूट है और रो कैसी है? रिलेटिव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। यदि कॉलन A मतलब A1 कॉलन A5 में क्रमशः 10 CPCT ब्लैंक है, 0 और 25 टेक्स्ट के रूप में लिखा गया। ये 25 जो लिखा गया है किसके रूप में लिखा गया है? टेक्स्ट के रूप में लिखा गया है। तो काउंट का परिणाम क्या होता है? देखिए, काउंट के लिए आपको बता दूं मैं कि काउंट जब भी निकालेगा क्या निकालता है? न्यूमेरिक वैल्यूज निकालता है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? A1 से लेके A5। तो अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल आपको बता दूं, मान लो ये हमारे पास में A है और इसका कॉलम में बना देता हूं A1, है ना। A1 हो गया, A2, A3, A4, A5 मैंने ऐसे बना दिया। हालांकि बहुत बड़ा बनता पर मैंने सिर्फ इतना बना दिया। क्या हमारे पास A1 से लेके A5 तक के क्या लिखा है? क्रमशः 10 लिखा हुआ है यहाँ पर। दूसरे में क्या लिखा है? CPCT। ये ब्लैंक है और यहाँ पे क्या लिखा है? 0 लिखा हुआ है चौथे पे। और पांचवे पे क्या लिखा है? 25। लेकिन 25 कैसा लिखा है? एज अ टेक्स्ट लिखा है भैया। 25 लिखा तो है लेकिन कैसा लिखा है? एज अ टेक्स्ट लिखा है, नंबर में नहीं है। तो देखिए, हमको बोल रहा है यदि ऐसा लिखा हुआ है हमने तो ये काउंट जो है इसका परिणाम क्या निकलने वाला है? तो काउंट याद रखना, काउंट हमेशा क्या करेगा? सिर्फ नंबर वैल्यू, मतलब ऐसी सेल जिसमें क्या लिखे हुए? सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं, वही आउटपुट में देता है। और क्या देता है? सेल की संख्या नाप के देता है कि कितनी संख्या में नंबर्स है या अंक है। टेक्स्ट और ब्लैंक वो नहीं नापता। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 10 ये एक अंक है और 0 ये हमारे पास में एक अंक है।
ये दोनों कैसे, 0 भी अंक हमारे पास में है और 10 भी अंक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा हमारे पास में, इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 10 और 0 ये किसमें है, ये न्यूमेरिक संख्या है, जबकि यार 25 लिखा तो है लेकिन कैसा लिखा है, एज अ टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ, तो उसको वो टेक्स्ट ही मानेगा, नंबर नहीं मानेगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रखना। अब यहाँ पर जो ब्लैंक वाला है, ये अगर आपको काउंट करने हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ब्लैंक के लिए हम लोग काउंट करते हैं भैया, काउंट ब्लैंक लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल काउंट ब्लैंक, तो जितनी ब्लैंक वाली है उसका आंसर देगा। तो यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 1 है, ये एक खाली दिख रही है। अब क्वेश्चन अगली जो कमांड हमारे पास में यहाँ पे आती है वो आती है काउंटा। ये जो काउंट लिखा है तो लास्ट में ए जुड़ जाएगा, काउंटा। काउंटा हम सेम रेंज में अगर लगाते हैं क्वेश्चन, तब इसका आंसर क्या निकल के आता, तब काउंटा क्या करता, वो टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करता, तब 1 2 3 4 इसका आंसर क्या आ जाता, 4 आ जाता। उस कंडीशन में जब हम काउंटा यूज करते, ब्लैंक को वो भी काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो अलग अलग 3 कमांड होती है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। एक्सेल में इक्वल 2 + 3 × 4 स्क्वायर 2, हाँ ठीक है। चलिए हमारे पास ये दिया हुआ है, इस तरीके का फार्मूला मतलब इक्वेशन दी है और इसको सॉल्व करेंगे एक्सेल में, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है। देखिए जब भी ऐसा आता है, इक्वल लिखा है, 2 लिखा है, +3 ये स्टार या स्टेरिक्स हम लोग किसके लिए, इनटू के लिए होता है। फिर क्या लिखा है, 4 लिखा है और ऐसा साइन दिख रहा होगा आपको बना हुआ, इसका मतलब होता है कि ये 4 की घात 2 लिखा हुआ है। बाद की संख्या कहा जाएगी, घात में चली जाएगी। इसको हमको सॉल्व करना है, तो एक्सेल में जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग कहाँ से, इधर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले। तो इसमें क्या होगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 4 चौक कितना आ जाएगा, 16 है ना। क्या करना है, 4 × 4 करना है, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इंटू है यहाँ पर, ये क्या है 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, यह आ जाएगा हमारे पास 48, और 48 में जब ये +2 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ पे सॉल्व करने वाला जो हमारे पास पोर्शन था, जो नए बच्चे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है, बस इसके लिए, और सॉल्व हमेशा इधर से कर। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होता है, ये जरूर याद रखिएगा, है ना, पहले नहीं करना उसको एक्सेल के लिए। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 50 आया, ये आ गया आपके पास में 50 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 लगातार वर्कशीट, शीट 1 से लेकर शीट 3 के सेल B2 का योग करने के लिए 3D रेफरेंस सही है, मतलब कौन सा हमारे पास में रेफरेंस सही है वो हमको बताना है। तो हमारे पास में दिया है उसने, एक ये दिया, ये दिया, ये दिया। प्रश्न पहले समझ जाइए, प्रश्न ये बोल रहा है कि आपके पास एक्सेल में बहुत सारी सीट है, वहां पर हमारे पास 3 लगातार सीट कौन कौन सी है, जिसका नाम, एक का नाम शीट 1 है, एक का नाम शीट 2 होगा और एक का नाम शीट 3 होगा। ऐसी 3 लगातार सीट आपके पास में, उसमें आपको 3D है ना रेफरेंस सही निकालना है, मतलब 3D रेफरेंस सही निकालना है आपको। तो हमको जोड़ना है, पहली चीज तो सम निकालना है, तो क्या करना है हमको, जोड़ना है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या सम के फार्मूला लगा दिए, ठीक है, इतना खत्म हो गया। अब इसका फार्मूला कैसे लगाएंगे हम लोग, तो इसका फार्मूला लगाने के लिए याद रखना कि हमारे को क्या करना है भैया, रेंज की बात हो रही है, क्या लगाना है हमको, रेंज। तो रेंज लगाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉलन। क्या लगाएंगे हम, शीट 1, हमने क्या लिखा, शीट 1 कॉलन लगाया, और क्या लिख देंगे, शीट हमने लिख दिया 3, है ना। इसके पहले हमारे पास जरूर यहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, इक्वल सम लिखा होगा, इक्वल सम, और हमको क्या लगाना है, कॉलन। अब अगर हम यहाँ पे पूरे ऑप्शन में देखें, यहाँ पे क्या लगाया उसने, हाइफन लगाया है, ये इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे उसने क्या लगाया है, कॉलन लगाया है, यहाँ पे उसने विस्मयबोधक चिन्ह लगा दिए, यहाँ पे उसने उल्टा लिख दिया है इसको, तो ये उल्टा फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया। राइट आंसर क्या आएगा, ये वाला। अब यहाँ पर आपको क्या लगा देना, इस तरीके से साइन बनाया आपने, और क्या हमारे पास में B2 का है, ये रखा हुआ है, सेल B2 ये रखा, और बस एंटर कर। तो क्या करने वाला है अब ये, हमारे पास शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 सीट है। इन तीनों सीट्स में जो एड्रेस बनेगा, क्या बनेगा, B2, B कॉलम और सेकेंड रो, इसमें जो संख्या रखी है वो आपस में जोड़ देगा, जहां पे भी आपने फॉर्मूला लगाया होगा वहां पे जोड़ के वो दे देगा।
तो इस तरह से हम अलग अलग सीट में भी काम कर सकते हैं, ये आप याद रखना एक्सेल में। ठीक है, चलिए तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला ऐसा, और इसकी प्रैक्टिस भी आप करिएगा, हम लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए भैया, आज के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, इसमें जितने नंबर आपके आए होंगे मुझे बता देना। ये हमारे पास में है 8 नंबर का वीडियो था, ऐसे ही और प्रश्न हमारे पास रखे हुए, लगभग 500 क्वेश्चंस रखे हुए जो कि एग्जाम तक के मैं आपको कराने वाला हूं। इसी पैटर्न में सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि उसकी लैंग्वेज से आप यूज टू हो जाओ, उसकी लैंग्वेज आपके समझने में आसानी हो जाए, ताकि एग्जाम में हम प्रश्नों को देखकर कंफ्यूज ना हो, है ना। हम आधी लड़ाई तो वही हार जाते हैं जब प्रश्न हमने पढ़ा और डर गए कि इसका क्या आंसर होगा, खत्म हो जाती है कहानी वहां पे। प्रश्न पढ़ो, डरना नहीं है, प्रश्न पढ़ो, कहाँ से उसके आंसर हम निकाल सकते हैं, कैसे पहले उस प्रश्न का हम अर्थ निकाल सकते हैं, वो यहाँ से सीख के जाइए। और फिर जब प्रश्न आएगा तो पढ़ा तो आपने बहुत सारा है, आगे भी बहुत सारा पढ़ोगे आप, आपको पता सारा कुछ रहने वाला है। जो नंबर नहीं आने का कारण सबसे बड़ा ये भी होता है कि हमको प्रश्न समझ में नहीं आते, तो इस तरीके से प्रश्न हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। और चाहो तो आप मॉक टेस्ट लेकर भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट ले लेंगे तो पास हो जाएंगे या कोर्स ले लेंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मॉक टेस्ट जो लगा भी रहे होंगे तो याद रखिए प्रश्न पूरा ध्यान से पढ़िए, उसके बाद फिर ऑप्शन पे आइए। हम वहाँ पे प्रश्न को समझने के लिए जा रहे हैं, प्रश्न समझ में आ गया, आंसर खुद ब खुद हमको दिखने लग जाएगा। और नहीं दिखेगा, जो आंसर बाद में आपको पता चला कि इसका आंसर ये था, उसको याद करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।